अभी एमएलसी का चुनाव भी होने वाले हैं और आरजेडी के ऑफिस में मैं चिरैया में आ चुका हूँ, मोतिहारी जिला में पड़ता है। और आपको बता दें 24 सीट में से 23 सीट पे इन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है। और देखिए यहाँ पे यहाँ पे इनके कार्यकर्ता है, इनके समर्थक हैं और सारे हुजूम बन के आए हैं यहाँ पे। अली जी आए हैं जो सीहोर लोकसभा से पिछली बार सांसद के रूप में खड़े हुए थे, भले ही वो हार गए थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता की अगर बात करूँ तो काफ़ी बड़ी लोकप्रियता है, उन्हें काफ़ी लोग प्यार करते हैं, आज भी चाहते हैं। और देखिए उनका आज आगमन हुआ है और यहाँ पे देखिए एमएलसी का जो चुनाव जो होने वाला है उसी के खास बातचीत के लिए यहाँ पे आए हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ता से मिले हैं। और देखिए कि यहाँ पे हुजूम उनके जो कार्यकर्ता है जनता के हुजूम देखिए। और इस जो बैठक है जो यहाँ पे आज हुए हैं, इस बैठक के मुख्य रूप से अगर बात करूँ तो अच्छेलाल जी है जो पूर्व प्रत्याशी विधानसभा के थे चिरैया के, उनके कार्यालय पे ये बैठक रखा गया है। और देखिए कि यहाँ पे हुजूम यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे लोगों की समर्थन है और कहीं ना कहीं ये प्रेरणा देना लोगों को बता रहे हैं कि 24 में से 23 सीट पे हमने प्रत्याशी उतारा है, तो हमें 23 के 23 सीटें आने चाहिए। आगे सुनते हैं। लालू यादव के बिहार आने के बाद क्या रणनीति बनाई गई एमएलसी चुनाव को लेकर? देखिए एमएलसी चुनाव को लेकर के एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, हम 24 सीट लड़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि सारी की सारी सीट जीतेंगे, इसलिए कि विपक्ष पूरी तरह से बटा हुआ है। आप देख रहे हैं कि दो जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं उन दोनों का मुंह खुला हुआ है, ना सानी जी को सीट मिला ना मांझी जी को मिला, तो वो नाराज चल रहे हैं। और उसके बावजूद जदयू में और भाजपा में भी तालमेल नहीं के बराबर है, ये भी आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं। अभी तक पूरे तौर पे जो उम्मीदवार है उनका चयन भी नहीं हो सका है। जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, हम लोगों ने बहुत पहले से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, किसी तरह की कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई और सर्वसम्मति से सारे उम्मीदवारों का नाम फाइनल हुआ। उसके बाद जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जब आए हैं 8 तारीख को पटना, उसके बाद वो जिलावार सारे पदाधिकारीगण, चाहे जिला अध्यक्ष हों, महासचिव हों, प्रदेश महासचिव हों, आज वहाँ के विधायक हों, पूर्व सांसद हों, जितने लोग हैं सबको बुला करके और जिनकी भी उम्मीदवारी घोषित हो रही है उनसे बातचीत करके मंत्रणा करके किया जा रहा है। तो कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई असंतोष नहीं है, कहीं पर कोई भ्रम नहीं है। और उसी क्रम में उसी प्रक्रिया में पूर्वी चंपारण से बबलू देव जी का नाम सर्वसम्मति से पारित हुआ और सर्वसम्मति से उसकी घोषणा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने की और भाई तेजस्वी यादव जी ने की। सर आपने कहा कि एनडीए में टूट है, लेकिन महागठबंधन में भी तो टूट है। महागठबंधन कौन सी अभी सत्ता चला रहा है? कांग्रेस भी तो देखिए गठबंधन का जो सार्थक जो ये होता है कि आप सत्ता में एक साथ होकर के साथ रहिए और जो भी सत्ता का ये है आपस में पावर शेयरिंग, वो तो आप कर नहीं रहे। आप उनको बेचारे दलित, बेचारे सहनी, बेचारे मांझी सबको अपनी तरफ ले आए और उसका सबको ठेंगा दिखा दिया। हम लोगों का जहाँ तक सवाल है, हमारे जो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन था वो सेंटर में था और आज भी है, और जब आगे चुनाव आएगा तो फिर हम लोग एक साथ होंगे। हम लोगों का कोई भी इस पर सहमति नहीं थी, ना केंद्रीय स्तर पर ना राज्य के स्तर पे, कि निकाय चुनाव पे हम लोग साथ में मिलकर के चुनाव लड़ें। तो किसी तरह की मतभेद की बात नहीं है, पूरा खुला मैदान है, सब लोग लड़ें। अभी आपने देखा है कि 2 स्थान पे चुनाव लड़ा एक पार्टी ने, हम लोग की बात सही साबित हुई ना। कुशेश्वर स्थान और तारापुर हम लोग भले हार गए हों 2000 और 5000 वोट से, लेकिन ये साबित हो गया कि बिहार में अगर कोई पार्टी है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है और उसकी ताकत तो सबने स्वीकारा। तो वैसी स्थिति में ये चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है सबको पता है। हम लोग कोई सीट व्यर्थ नहीं करना चाहते। सर क्या लगता है एमएलसी चुनाव में राजद को एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है? मैं 100% इस बात को लेकर के आश्वस्त हूँ। मेरी बहुत देर तक बातचीत हुई पूर्वी चंपारण के हमारे जो अध्यक्ष हैं सुरेश यादव जी से, और इन्होंने भी हमको आश्वस्त किया है कि जो यहाँ के उम्मीदवार हैं बबलू देव जी वो जीते हैं। और मैं चूँकि पटना में था, कई जो ज़िला हैं वहाँ के जो कैंडिडेट थे उनसे भी बातचीत हुई, उस मंत्रणा में भी मैं शामिल रहा। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि इसमें नील बटा सन्नाटा हो जाएगी एनडीए। और एक बात मेरे मित्रों, इस बात को समझ लीजिए कि
एनडीए और भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो गिनती शुरू हुई थी बिहार से ही। बिहार में हम लोग चुनाव जीते थे, इन लोगों ने हेर फेर करके हम लोगों को हराया, लेकिन बंगाल में नहीं कर पाए। बंगाल में बुरी तरह से हारे। और आज उत्तर प्रदेश में देखिए क्या स्थिति है, जहां 58 सीट का चुनाव हुआ है 10 तारीख को, वहां उनकी स्थिति ये है कि 2 या 4 सीट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बदलाव का और लोगों को ठगा जाना जो ठगा गया है उसका लोगों में एहसास है। जो पहले आरक्षण के लोग थे, जिनको दलित शोषित अकलियत और इनका जो अधिकार दिलाने का काम माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, जिनकी आवाज़ तेजस्वी यादव उठाते हैं, उन सब लोगों को ठगा गया। अब बच्चा सब वो लोग जो पहले 2014 में मोदी करके वोट दे दिया जा करके, अब वो हो गया 24 साल का, 25 साल का। अब उसको लग रहा है कि नौकरी का तो उम्र निकल रहा है, नौकरी कहाँ है? नौकरी हो तब न देंगे। देखिए, बहुत हाथ जोड़ करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि समझ लीजिए, सरकार नौकरी नहीं देगा, इसलिए कि पहले एयर इंडिया बेच दिया, सारी बड़ी सरकारी कंपनी बेच दिया, रेलवे को भी बेचने जा रहा है। तो सरकार अब फिर जब कुछ नहीं रहेगा तो आप सरकार से नौकरी क्या मांगिएगा और आपका आरक्षण कहाँ जाएगा? तो आरक्षण को समाप्त करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। इस बात को समझिए। और यूपी का जो मतदाता है वो समझ गया, बंगाल का मतदाता समझ गया, इसलिए उनकी हालत खराब है कि ये पूरा जो मुद्दा है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, अरे क्या लेना देना हम लोग को इससे भाई? हमको इसमें दिलचस्पी है, इसमें हमारी सोच है कि इस लड़के को नौकरी कैसे मिलेगी, इसको रोजगार कैसे मिलेगा। मंदिर और मस्जिद अपनी जगह पे कल भी था और आज भी रहेगा। कल भी नई मंदिर बनेगी, परसों भी नया मस्जिद बनेगा। अब पाकिस्तान तो 1947 में हमसे अलग हो गया, उसका नाम क्यों लेते हो भाई? पाकिस्तान का चुनाव है। चिरैया की बात कीजिए, ढाका की बात कीजिए, सुगौली की बात कीजिए, हरसिद्धि की बात कीजिए, शिवहर की बात कीजिए, बेलसंड की बात कीजिए, मधुबन की बात कीजिए। बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे जिन्ना की, गन्ना की बात करके दिखाओ ना। चीनी मिल क्यों बंद है मोतिहारी का, इसकी बात करके दिखाओ। तो ये ठगते रहे लोगों को, ठगते रहे लोगों को। अब आप लोग मत ठगिए। अब आप लोग समझ लीजिए, जो भी निकाय चुनाव में जीत करके आए हैं कि अंबेडकर जी का, गांधी जी का, नेहरू जी का, पटेल जी का सपना था स्वराज, उसके बाद पंचायती राज। तो पंचायती राज को सफल बनाइए। अपने अच्छे से प्रतिनिधि चुन के आए हैं और अब अपनी आवाज को और बुलंद करने के लिए अच्छा प्रतिनिधि चुनिए, ताकि वो जाके सदन में मुखिया की, समिति सदस्य की, नगर पार्षद की बात रख सके और सदन में मजबूती से रख सके। बबलू देव जी को टिकट मिला है, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवार बनाया गया, उनका आप लोग समर्थन करके एकदम इधर उधर भ्रम में नहीं पड़िए कि ना इहो हैं। कोई नहीं है। जिसको ऊपर माननीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद है, जिसके ऊपर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद है और साथ है, वही हमारा उम्मीदवार है। जो पार्टी का उम्मीदवार वो आपका उम्मीदवार। सर, ऐसा कहा जा रहा था, राजद के कई दिग्गज नेता थे कि खरमास बाद बिहार में एक सत्ता परिवर्तन हो सकता है। खरमास भी बीत चुका है लेकिन कुछ नहीं हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्ता परिवर्तन कभी भी हो सकता है। बिहार की सरकार की स्थिति वैसी ही है जैसे वेंटिलेटर पे रहता है मरीज। हाँ, जब वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन चलता रहता है, उसकी दिल की धड़कन चलती रहती है। जब तक ये लोग आपस में कोई सर फुटअव्वल नहीं होगा तब तक चल रही है। किसी दिन मारामारी हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि आरसीपी टैक्स और ललन जी, इन लोगों में भी आपस में झगड़ा चल रहा है। सब लोग जान रहा है कुशवाहा जी अलग मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हैं। उसके बाद साहनी जी का क्या स्थिति है देख रहे हैं, मांझी जी की क्या स्थिति है। तो ये सरकार किसी तरह से कांटों पे टिकी हुई है। किस दिन गिर जाएगी हम लोग उसमें कोई रोल नहीं निभाने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत मजबूत विपक्ष है आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में। और अगर सरकार गिरती है, कोई सत्ता परिवर्तन होता है, तो पूरे जोश से हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे और माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, जिसको जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। सर, इस वक्त आप जहां मौजूद है चिरैया में, जो लोगों की सबसे बड़ी समस्या है रोड को लेकर, पिछले कई वर्षों से यहाँ भाजपा के विधायक हैं, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी लोगों को जो सड़क किस तरह से मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। आप यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं,
क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने बहुत सोच विचार के बाद माननीय अध्यक्ष जी के अनुमोदन पे और बहुत सोच विचार के बाद, बहुत सर्वे के बाद अच्छे लाल जी को यहाँ पर टिकट दिया गया था राष्ट्रीय जनता दल का कि वो जीत करके आएंगे और हमारी जो समस्या है लोकल उसका निदान करेंगे। इसलिए कि हम भी देख रहे हैं कि चिरैया में बहुत समस्या है, चिरैया में बहुत समस्या है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ अपने लोगों के कारण या जो भी परिस्थिति बनी हो उसके कारण ये जीत नहीं पाए। लेकिन इतना तो आप सब मानिएगा कि ये अच्छे लाल जी हर समय आपके बीच मौजूद है। तो वो दिन की कल्पना कीजिए कि जब अच्छे लाल जीत जाएंगे या हम लोगों की सरकार होगी तो आपकी सड़क या आपके घर तक सड़क जाएगी, आपके घर तक पानी जाएगा, खाली नल जल वाला टंकी नहीं, घर में पानी पहुंचेगा। आखिर एनडीए के नेताओं के द्वारा बार बार जंगल राज की याद क्यों दिलाई जाती है? देखिए, बहुत विचित्र स्थिति है। नौजवानों से मेरी अपील है, सुनिए इस बात को और समझिए। बहुत विचित्र स्थिति है। हम ये ना बताएंगे कि हम ये कर सकते हैं या ये करेंगे या ये हमको हमारा प्लान है। इनसे अगर बात कीजिए केंद्रीय स्तर पर तो कहेंगे नेहरू जी, 70 साल कांग्रेस और उसमें से 5 साल वाजपेयी जी वाला काट देते हैं। 8 5 13 साल तो आपका भी ना हो गया। 5 साल वाजपेयी जी का, 8 साल इनका, 13 साल में कुछ नहीं कर पाए। हाँ, वैसी ही स्थिति यहाँ पे बिहार में जंगल राज। अरे लालू जी की सत्ता थी, राबड़ी जी की सत्ता थी, उसमें क्या हुआ है वो समाज जानता है। समाज को जागरूक किया है, दबे पिछड़े दलितों को, जिनको आप साथ बैठने नहीं देते थे, उनको आवाज उठाने का अधिकार लालू प्रसाद यादव ने दिया है। भले स्वर्ग ना दे पाए हो, स्वर्ग जरूर दिया है लालू प्रसाद यादव। और जंगल राज की बात करवाते हैं, बहुत अच्छा बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था लालू जी ने कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तवा पर रोटी एक तरफ से जल रहा था, हम रोटी पलट दिए। तो जब पलट दिए हैं तो जो ऊपर वाला था वो नीचे आ गया है, तो उसको लगता है जंगल राज जंगल राज जंगल राज। अरे दलित अपनी बात करता है तो जंगल राज है, पिछड़ा अपनी बात करता है तो जंगल राज है, अकलियत अपनी बात करता है तो जंगल राज है। ये सिर्फ जंगल राज का भ्रम बना करके, लोगों को डर बना करके भ्रमित करते हैं, इसलिए अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए इनकी 5 बार मुख्यमंत्री बन गए, कुछ नहीं है। और ये जो डबल इंजन है, दोनों इंजन फेल। लेकिन आखिर क्यों ऐसा माना जाता है? नीतीश कुमार ने 15 वर्षों में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कार्य किया, उनके नेताओं के द्वारा। आप पत्रकार हैं, आप बताइए क्या क्या किया गया, हम बताएंगे क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन आप ये बताइए कि आज भी बिहार की स्थिति क्राइम में क्या है। आज आप देखिए कि शिक्षक लोग को लगा दिया शराबबंदी में, हाँ कि शराब पकड़ो। अब वो शिक्षक अगर शराब पकड़ेगा और उसका 4 को अराजक तक उसको मिल के पीट देगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? शराबबंदी आपकी ये अच्छा कदम था, लेकिन हम लोग भी सरकार में थे, लेकिन आप उसका क्रियान्वयन सही से नहीं कर सके, इसलिए कि आपने उसमें माफिया बना दिया। कहाँ तक टैक्स जा रहा है उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है कि कितना रुपया में दारू का बोतल कहाँ सप्लाई होता है। तो ये पूरे तौर पे, और घोटाले की बात की तो 32-34 घोटाला सबके सामने है। हम तो अपने शिवहर जो संसदीय क्षेत्र में घूमते हैं तो लगता है विकास का जो कहते हैं ना कि वहाँ भी कहीं नहीं दिखता है। ना रेल है, ना सड़क है, ना दवाखाना है, ना अस्पताल है, ना कॉलेज है, कुछ नहीं है। तो कौन सा विकास है भाई मेरे, बताओ ना। विकास यही है कि आपका विकास हुआ है 5 बार